हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के यूनिट 5 लेकर आए हैं। यूनिट 5 में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कूट रचना के अपराध पर एक निबंध लिखिए। कूट रचना अपराध के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। क्या स्वयं के नाम पर हस्ताक्षर करना भी कूट रचना की श्रेणी में आ सकता है? देखिए, कूट रचना क्या होती है? जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाना, कोई फर्जी साइन करना, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट की फर्जी प्रतिलिपि करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कूट रचना। कूट रचना में क्या होता है, एक पक्ष का तो लाभ होता है और एक पक्ष की हानि होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कूट रचना। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। कूट रचना दस्तावेज संबंधी अपराध है, ठीक है। दस्तावेज संबंधी डॉक्यूमेंट के अंदर अपन कोई भी करेक्शन करते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं कूट रचना। दैनिक जीवन में यह अपराध अक्सर कारित होता है, ठीक है। दैनिक जीवन मतलब कंटिन्यू, मतलब डेली बाय डेली ये अपराध होता ही रहता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने, देखो किसी व्यक्ति को तो क्या होगी, सदोष हानि होगी, ठीक है, तथा स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने के लिए सामान्यतः यह अपराध कायद किया जाता है, ठीक है। मतलब खुद का तो क्या होता है, लाभ होता है, और किसी दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, उसमें हानि होती है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336 की उपधारा 1 में इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। संहिता की धारा 336 के अनुसार जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है, ठीक है, इस आशय से मतलब उसमें इंटेंशन होना चाहिए कि लोग या किसी व्यक्ति को नुकसान, ठीक है, लोग मतलब होता है समाज, या तो समाज को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति की जाए या किसी दावे का हक का समर्थन किया जाए, ठीक है। या तो फिर वहाँ पे वो क्या कि कोई दावा करेगा फर्जी साइन करके या मिथ्या डॉक्यूमेंट बना के, या फिर किसी चीज़ का समर्थन करने का प्रयास करेगा, या यह कार्य किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे, ठीक है, या तो उसकी संपत्ति अलग हो जानी चाहिए, या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे, या तो फिर कोई डायरेक्ट कोई संविदा करेगा डॉक्यूमेंट के द्वारा, फर्जी डॉक्यूमेंट के द्वारा, फर्जी साइन के द्वारा, या इस आशय की रचना करे, रचना करता है कि कपट करे, कपट किया जा सके, या लोग उसके मन में क्या होता है, कपट की भावना होती है, तो वह ऐसा किस लिए करता है, वो कपट करने के लिए करता है। तो जो उस काम में कपट होता है फिर उसको बोलते हैं, वह होता है कूट रचना, ठीक है। उसके मन में कपट की भावना थी, उसका आज से कपट करने का था, इसलिए उसने मिथ्या डॉक्यूमेंट्स पेश करे, तो उसको बोलते हैं कूट रचना। कूट रचना को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्जरी, ठीक है। इस परिभाषा से सार रूप से निष्कर्ष निकलता है। अब देखो इसने इस परिभाषा दे रखी, इससे क्या सार निकलता है, इसका निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान कारित करने के आशय से किसी मिथ्या दस्तावेज की रचना करना कूट रचना है। बात आई समझ में? मतलब किसी व्यक्ति को क्षति, क्षति मतलब होता है पीड़ा, चोट, नुकसान, नुकसान तो नुकसान भी समझते हैं आप, किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान कारित करने के आशय से किसी मिथ्या, मिथ्या मतलब क्या होता है, झूठ, दस्तावेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, कागज, मिथ्या दस्तावेज की रचना करना कूट रचना कहलाता है, ठीक है। राम नारायण पोपली बनाम सीबीआई के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा कूट रचना की यही परिभाषा दी गई है, ठीक है। राम नारायण बनाम सीबीआई के मामले में भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी यही परिभाषा दी गई है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से किसी मिथ्या दस्तावेज रचना करना कूट रचना कहलाता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान कारित करने के आशय से कोई मिथ्या दस्तावेज पेश करना ही कूट रचना कहलाता है, ठीक है। आवश्यक तत्व,
इसके आवश्यक तत्व और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला तत्व आता है मिथ्या दस्तावेज की रचना करना। ठीक है, कूट रचना का पहला आवश्यक तत्व है मिथ्या दस्तावेज की रचना करना। ठीक है, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। रामनारायण पोपली के मामले में भी मिथ्या दस्तावेज की रचना को कूट रचना का आवश्यक तत्व माना गया है। संहिता की धारा 335 में मिथ्या दस्तावेज रचने की परिभाषा दी गई है। ठीक है, धारा 336 में तो दे रखी है कूट रचना की परिभाषा, और धारा 335 बीएनएस में दे रखी है मिथ्या दस्तावेज की रचना की परिभाषा। इसके अनुसार उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज रचता है। ठीक है, पहला, जो बेईमानी में या कपटपूर्वक इस आशय से किसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्तांतरित या मुद्रित या निष्पादित करता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या प्रेषित करता है। ठीक है, ये आते हैं मिथ्या दस्तावेज की रचना के लिए। तो पहला क्या हो गया, बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक किसी दस्तावेज के भाग को रचित करना, हस्तांतरित करना या मुद्रांकित करना या निष्पादन करना। फिर ख का आ गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित करना या फिर प्रेषित करना। पहला क्या है, बेईमानी पूर्वक। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है, बेईमानी पूर्वक। ठीक है, गह क्या हो गया, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई अंकीय हस्ताक्षर करना। अब अंकीय हस्ताक्षर क्या होते हैं, जो डिजिटल साइन होते हैं ना अपने, उनको बोलते हैं अंकीय हस्ताक्षर करना। ठीक है, गह क्या हो गया, दस्तावेज निष्पादन के अंकीय हस्ताक्षर की प्रमाणिकता घोषण करने वाला कोई चिन्ह लगाना। ठीक है, जैसे अपना जो साइन करते हैं उस साइन के ऊपर लिखते हैं ना ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट बाई। ठीक है, तो वो वहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं। यह कि विश्वास किया जाए कि ऐसे दस्तावेज के भाग या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या अंकीय हस्ताक्षर की रचना, हस्तांतरण, मुद्रांकन, निष्पादन, प्रेषण ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षर, मुद्रांकन या निष्पादन या हस्ताक्षर न होने की बात वह जानता था। ठीक है, इसमें बोला गया है कि इस दस्तावेज को, इस निष्पादन को अंकीय हस्ताक्षर की प्रमाणिकता घोषण करने वाला चिन्ह लगाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है या किसी अंकीय हस्ताक्षर की रचना करना। ठीक है, दूसरी बात, हस्तांतरण करना, उसका मुद्रांकन करना। मुद्रांकन क्या होता है, सील लगाना। ठीक है, मोहर लगाना। ठीक है, निष्पादन क्या करना, उसको एग्जीक्यूट कर देना, मतलब डुप्लीकेट साइन करके किसी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर देना। प्रेषण मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट को साइन करके या सील ऑथेंटिकेट करके उसको बाहर भेज देना। ठीक है, तो इसको में बोला गया है कि जिसके प्राधिकार द्वारा, क्या बोला गया है, ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, उसका निष्पादन, हस्ताक्षर न होने की बात वह जानता था। ठीक है, मेरे को पता है कि मैं फर्जी साइन कर रहा हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति के मैं फर्जी साइन कर रहा हूँ उस व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहला मामला। अब दूसरी बात देखते हैं, जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित, निष्पादित या अंकीय हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उसे रद्द करने या अन्यथा विधि पूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है, भाई कोई भी व्यक्ति होता है जो दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचित, निष्पादित, अंकीय हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उसे रद्द करने, अन्यथा उसको विधि पूर्वक, ठीक है, उसको रद्द करने विधि पूर्वक प्राधिकार के बिना, ठीक है, बेईमानी से या कपट पूर्वक यह कार्य करता है। तीसरी बात क्या हो गई, जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वो होते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जो फ़ोन में सेव होते हैं, फिर डॉक्यूमेंट जो जिसको पिक्चर होती है, कोई फ़ोटो होती है कंप्यूटर के अंदर, उसको मॉडिफाई करना, डॉक्यूमेंट में कुछ एरर करना, ठीक है, मिसप्रिंट कर देना। ठीक है, विषय वस्तु को परिवर्तन के रूप में चित्र विकृति या ममता की हालात में होने के कारण जान नहीं सकता। ठीक है, विकृतिचित होने की दशा में वो जान नहीं पा रहा कि ठीक है, या उस प्रवंचना के कारण, प्रवंचना धोखे के कारण जो उससे की गई जानता नहीं है, ठीक है, उसको पता नहीं कि मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। ठीक है,
उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का बेईमानी से उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का बेईमानी से कपटपूर्वक हस्तांतरित, ठीक है, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित, परिवर्तन किया जाना कार्य करता है। ठीक है। इस प्रकार लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कार्य करने के आशय से या किसी हक का समर्थन करने के आशय से या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के आशय से या कपट करने के आशय से किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना करना, मिथ्या दस्तावेज की रचना करना एवं कूट रचना कहलाता है। बात आ गई समझ में। इसमें बोला गया है किसी लोक मतलब समाज, ठीक है, देश, राज्य, किसी लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कार्य करने के आशय से, पहली बात। दूसरी बात, किसी का हक समर्थन करने के आशय से, ठीक है। तीसरी बात, किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के आशय से। चौथी बात, कपट करने के आशय से किसी दस्तावेज में, ठीक है। पांचवी बात, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना करना, मिथ्या दस्तावेज की रचना करना एवं कूट रचना करना कहलाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, कै के पास खे द्वारा गै पर लिखा हुआ 10,000 रुपये का एक नोट है, ठीक है, एक पत्र है। गै से कपट करने के लिए कै 10,000 रुपये में एक शून्य और बढ़ा देता है और उस राशि को 1,00,000 रुपये इस आशय से बना देता है कि गै ये विश्वास कर ले कि खे ने यह पत्र ऐसा ही लिखा था। यह मिथ्या दस्तावेज रचना होने से कूट रचना है। इस प्रकार यदि किसी अधिवक्ता का लिपिक किसी अन्य अधिवक्ता के हस्ताक्षर की कूट रचना एक प्रतिभूतिबद्ध पत्र पर करता है, ठीक है, और पहचान तथा सत्यापित किए जाने के प्रयोजन से कतिपय पृष्ठांकन करता है, ठीक है, तो वह रचना कूट रचना का दोषी माना जाएगा। मतलब कोई अधिवक्ता है, उसका लिपिक है, उसका बाबू है, वो कोई डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट पे किसी अन्य अधिवक्ता के साइन कर देता है, उसमें मोहर लगा देता है और उस पर पृष्ठांकन कर देता है, उसमें नंबर लिख देता है, तो वह कूट रचना का दोषी माना जाएगा श्रवण कुमार बनाम स्टेट के मामले में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, इन वीपी पद्मनाभ राव के मामले में यह कहा गया कि मिथ्या दस्तावेज रचना के अपराध में बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक आशय का होना आवश्यक है। ठीक है, जो कूट रचना करी जा रही है ना, उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक आशय का होना आवश्यक है। इसी बात की पुष्टि चंद्रैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में भी की गई है। अगर किसी डॉक्यूमेंट की कूट रचना करते समय उसमें बेईमानी पूर्वक आशय नहीं है तो फिर अब कूट रचना नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई आशय नहीं होता है जो मिथ्या दस्तावेज रचना के अपराध गठन नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तत्व क्या होता है इसका। देखिए, नुकसान या क्षति कार्य करने का आशय। ठीक है, पहला तत्व क्या हो गया, मिथ्या दस्तावेज को बनाना, ठीक है, रचना करना। दूसरा क्या हो गया, नुकसान या क्षति कार्य करने का आशय होना, मतलब जो व्यक्ति उस कूट रचना कर रहा है ना, उसका मोटिव होना चाहिए कि भाई उससे किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति को नुकसान या क्षति कार्य हो। ठीक है, पहली बात, लोक या किसी व्यक्ति को क्षतिकारक हो, ठीक है, उसका ये आशय होता है। किसी दावे या हक का समर्थन किया जा सके, ठीक है, वो दावे का भी और हक का भी समर्थन कर सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अलग किया जा सके। ठीक है, मतलब ये वो रीजन बता रहा है कि किस वजह से व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य की कूट रचना कर सकता है, तो ये वहाँ पे कारण दे रखे हैं कि इन वजह से वह कर सकता है। किसी व्यक्ति के साथ कोई अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा की जा सके, ठीक है, कपट करे या कपट किया जा सके। आर दिवाकर बनाम बी गुट्ठल के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कूट रचना के लिए मिथ्या दस्तावेज द्वारा लोक या किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान कार्य करने का आशय होना आवश्यक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर दिवाकर बनाम बी गुट्ठल के मामले में बोला गया है कि मिथ्या साक्ष्य दस्तावेज का क्रिएट करने में, बनाने में किसी व्यक्ति या लोक को क्षति नुकसान कार्य करने का आशय होना आवश्यक होता है। ठीक है, कल्याणमन के मामले में नुकसान या क्षति कार्य करने के आशय को कूट रचना के अपराध का सार माना गया है। क्षति या नुकसान का वास्तव में कार्य होना या न होना सारहीन है। ठीक है, इस प्रकार अवैध या संदेहास्पद दावे को प्रत्यक्ष विधिक दावे में परिवर्तित करने का वास्तविक आशय बेईमानी होने से कूट रचना है, महेश चंद्र प्रसाद के मामले में। ठीक है, शशि भूषण के मामले में कै ने
ख को आदेश दिया था कि वह सिल्वर का चाय सेट बनाने की सामग्री खरीदे। ठीक है, जो क था उसने ख को आदेश दिया कि आप एक सिल्वर का चाय सेट बनाने की सामग्री खरीदें और उसे बनाएं। ग को इसके पूरे की सामान खरीदा जाए और चाय का सेट बनाया जाए, एक ऐसा मिथ्या पत्र बनाना था जिस पर क के मिथ्या हस्ताक्षर होने थे। यह तात्पर्य करते कि चाय सेट जब बन जाए तो ख को वह सेट ग को दे देने का प्राधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग था उसने पूरे सामान खरीदने से पहले एक मिथ्या पत्र बनाया जिसमें क के मिथ्या साइन कर लिए और ये बोला कि जो चाय सेट जब बनकर तैयार हो जाए तो ख के द्वारा वो घ को देने का प्राधिकार होगा। इसे कूट रचना माना गया क्योंकि यहाँ घ का आशय ख को अपनी संपत्ति से वंचित करने का था। ठीक है, जहाँ प्रवंचना करने या प्रवंचना से कोई फायदा अभिप्राप्त करने का प्रयोजन हो वहाँ कपट होता है। बात आई समझ। अब प्रवंचना क्या होगी, अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, प्रवंचना मतलब होता है धोखाधड़ी, धोखा करना। ठीक है, जहाँ प्रवंचना करने या प्रवंचना से कोई फायदा अभिप्राप्त करने का प्रयोजन हो वहाँ कपट होता है। इस आशय से यदि दस्तावेज की रचना की जाती है तो वह कूट रचना होगी मोहम्मद सईद खां। ठीक है, डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शब्द कपट में छल या छले गए व्यक्ति की हानि दोनों समाहित है। या तो छल या छले गए व्यक्ति की हानि दोनों ही समाहित है। किस वर्ड में, कपट के अंदर। हानि धन या ख्याति में से किसी की भी हो सकती है। ठीक है, जिब्रियल दीवान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कूट रचना के लिए 3 आवश्यक बातें निरूपित की है। पहली क्या है, दस्तावेज पर किसी व्यक्ति के कूट रचित हस्ताक्षर किए जाने। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, बेईमानी पूर्वक आशय होना चाहिए। तीसरी बात क्या होता है, ऐसे दस्तावेज से एक व्यक्ति को सदोष लाभ और दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि कारित होनी चाहिए। ठीक है, सूरी बनाम सीबीआई के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कूट रचना के अपराध गठन के लिए 2 बातें आवश्यक बताई थी, मिथ्या दस्तावेज की रचना करना और उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या जनसाधारण को धोखा देने, नुकसान पहुंचाने का होना चाहिए। ठीक है, ये तो है कूट रचना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्वयं के नाम पर हस्ताक्षर करना कूट रचना है? अब इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 335 के प्रथम स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। स्पष्ट है कि स्वयं के नाम पर हस्ताक्षर करना भी कूट रचना हो सकती है। ठीक है, मतलब 335 बयान 2023 335 के प्रथम स्पष्टीकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है किसी व्यक्ति को स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूट रचना के कोटि में आ सकेगा। स्पष्ट है, स्वयं के नाम पर हस्ताक्षर करना भी कूट रचना हो सकती है। ठीक है, कोर्ट ने मान ली ये बात। उदाहरण देखते हैं, क्या एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इसलिए करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिया गया था, तो क्या कूट रचना करता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, जो क्या होता है वह एक डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी साइन कर लेता है और वह ये जताना चाहता है कि भाई ये साइन मेरे द्वारा नहीं है, किसी और के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होता है वो कूट रचना का दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार क अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेश अनुसार देय विनय पत्र पढ़ा पाता है। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से क्या उसे घुटा लाता है और ये विश्वास कराने के आशय से स्वयं अपने नाम पृष्ठांकित करता है। ठीक है, उसमें पृष्ठांकन उस पर अपना नाम वाम लिख देता है। इस विनय पत्र पृष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके आदेश अनुसार वह देयी था, तो क्या कूट रचना का दोषी पाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति द्वारा अपने ही नाम के हस्ताक्षर बनाने में पर्याप्त रूप से मिथ्याकरण हो सकता है। ठीक है, यदि वह ऐसा इसलिए करता है कि उसके हस्ताक्षर मूल रूप से उसी नाम के अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर समझे जाएं। ठीक है, तो वह कूट रचना का दोषी माना जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आतंकवादी कृत्य क्या है और समझाइए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा
113 में, ठीक है, 113 में आतंकवादी कृत्य के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, 113 में। पूर्व संहिता में इसके बारे में उपबंध नहीं था। ठीक है, जो पहले जो संहिता थी आईपीसी थी 1860, उसमें इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किए गए थे। ठीक है, इस बीएन 2023 में ही इसको जोड़ा गया है। तो 113 का मूल पाठ क्या कहता है? आतंकवादी कृत्य जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या भारत की आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से कोई कार्य करता है तो वह आतंकवादी कृत्य कहलाता है। कैसे कैसे? देखिए, क्या देखिए क्या 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 कह रहा है? बमों, डायनामाइट, अन्य विस्फोटक पदार्थों, ज्वलनशील पदार्थों, अग्नि आयुधों या अन्य प्राणहार आयुधों, विषों या अपाय गैसों या अन्य रासायनिक परिसंकट में प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वे जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर हो, अन्यथा या किसी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता हो जिससे क्या जिससे किसी व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है। दूसरी बात, संपत्ति की हानि होती है, उसका नुकसान या उसका विनाश होता है या होने की संभावना होती है। तीसरी बात, भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कैद होता है या होने की संभावना होती है। चौथी बात, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी, परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कैद होता है या होने की संभावना है। पांचवी बात, भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उसके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य परियोजनाओं के संबंध में उपयोग किए जाने के लिए आशायित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होना या होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिस चीज़ में होगी ना उसको आतंकवादी कृत्य बोला गया है। ठीक है, जो कै भाग था उस कै भाग में जो भी सभी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे बम दे रखे हैं, डायनामाइट दे रखे हैं, अन्य विस्फोटक पदार्थ दे रखे हैं, जैविक रेडियोधर्मी दे रखे हैं, न्यूक्लियर दे रखे हैं। ठीक है, ये किसी भी प्रकृति के किसी अन्य साधनों का उपयोग दे रखा है। ये सभी उपयोग इन सब कोटि में, जैसे पांच कोटि बताई गई यहाँ पे, इन कोटियों में से किसी भी तरह का अपराध कैद करती है तो वह आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में आ जाएगी। आप देखते हैं ख, लोक कृत्य कार्यों को आपराधिक बल के द्वारा आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करना। ठीक है, लोक कृत्य कार्य जो समाज सेवी होते हैं उनको आतंकवादी बल, आपराधिक बल के द्वारा उनको डराना, उनको धमकाना। ठीक है, उनको डराना, उनको धमकाना, उनको आतंकित करना या ऐसा करने का प्रयास करना या किसी लोक कृत्य कार्य की मृत्यु काट कर देना या किसी लोक कृत्यकारी को मृत्यु काट कर देना या किसी लोक कृत्यकार की मृत्यु करने का प्रयत्न करना भी आतंकवादी कृत्य कोटि में आ जाएगा। गया क्या है? किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर देना। निरुद्ध मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को एक कमरे या एक जगह में बंद कर देना, उसको चारों तरफ से उसको बंद कर देना। ठीक है, या उसका व्यापरण या अपहरण करना। अब देखो, व्यापरण और अपहरण क्या होता है? अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। व्यापरण तो होता है विकृतिचित या अवयस्क या फिर बालक का, और अपहरण की कोई आयु सीमा नहीं होती है। ठीक है, व्यापरण में क्या होता है? जो उसका संरक्षक होता है उसकी अनुमति, उसकी सम्मति के बिना उस बालक का किडनैपिंग की जाती है। जबकि जो अपहरण होता है उसमें संरक्षक की अनुमति की या परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये होती है बात। आई होप समझ में आ गया होगा आपको व्यापरण और अपहरण का। या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है
या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से परिवर्तित रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है तो वह आतंकवादी कार्य करता है। ठीक है, आगे बात समझ में, स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए क्या लोक कृत्यकारी, लोक कृत्यकारी जो समाज सेवक होते हैं, ठीक है, जिनकी समाज में अच्छी छवि होती है, जो समाज के लीडर होते हैं, ठीक है, लोक कृत्यकारी से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है। ठीक है, मतलब राजपत्र में जो लोक कृत्यकारी में अधिसूचित है तो वहाँ पे कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है। क्षय क्या है? कूटकृत भारतीय करेंसी, करेंसी मतलब क्या होता है? मुद्रा, जो भारत की जो मुद्रा होती है उसके साथ छेड़छाड़ करना। ठीक है, ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी, प्राधिकारी मतलब क्या होता है? जो उस डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होता है उसका अधिकारी होता है, द्वारा यह परीक्षा के पश्चात मतलब फिर जांच करने के पश्चात ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उसके अनुरूप है उस रूप में घोषित की जाएगी। ठीक है, वो भी अपराधिक कृत्य में माना जाएगा। अब दूसरी बात देखते हैं, जो कोई आतंकवादी का कृत्य कारित करेगा, मतलब जो व्यक्ति आतंकवादी कृत्य कारित करेगा उसको क्या, उसके साथ क्या होगा वो देख लेते हैं। अब यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, अगर आतंकवादी कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो आतंकवादी कृत्य करता है उसको मृत्यु या उसको आजीवन कारावास की सजा या जुर्माने से भी और जुर्माने के द्वारा भी दंडित किया जाएगा। खैर, यदि अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी। ठीक है, जो कम से कम 5 साल तो जेल में रहेगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब तीसरी बात देखते हैं, जो कोई आतंकवादी कृत्य को कायद करने का षड्यंत्र या प्रयत्न करता है, ठीक है, जो कोई ठीक है आतंकवादी कृत्य करेगा, ठीक है, या कोई षड्यंत्र करेगा या षड्यंत्र करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, पक्ष समर्थन, दुष्प्रेरण करता है, सलाह देता है, ठीक है, या उद्दीपित करता है या प्रत्यक्ष रूप से जानते हुए उसे सुकर बनाता है या किसी आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है तो वह ऐसी अवधि कारावास दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी और किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माना भी दायी होगा। ठीक है, अब चौथी बात देख लेते हैं, जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए, प्रशिक्षण मतलब था ट्रेनिंग, ठीक है, जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी कैंप या किन्हीं कैंपों का आयोजन करता है, आयोजन किया जाना कारित करता है या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करता है, ठीक है, ध्यान से देखिए, भर्ती करता है या भर्ती किया जाना कारित करता है तो वैसी अवधि कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। पांचवी बात क्या होगी, कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, जो आतंकवादी के कृत्य में अंतर्वलित है, मतलब उस कृत्य में अंतर्वलित है, वो मतलब उस काम में था करने के लिए, तो वह ऐसी अवधि कारावास दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अब छठा जो कृत्य क्या है, जो कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध कारित किया है, ठीक है, उसको पता है कि भाई इसने आतंकवादी कृत्य किया है, ठीक है, तो उसे सश्रय देगा, सश्रय मतलब है उसको पनाह देगा,
ठीक है, उसको अपने घर में छिपाएगा, उसको छिपा के रखेगा, छिपाएगा, ससरे देगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। लेकिन 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 क्या, जो सजा देने वाला, छिपाने वाला व्यक्ति, उसका पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पति या पत्नी होगा तो ये जो ऊपर ये जो सजा दे रखी है ये उस पर लागू नहीं होगी। अब सातवां कृत्य क्या है? जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने के व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने आतंकवादी कृत्य किया और उस कृत्य को करने के लिए उसको संपत्ति मिली और संपत्ति उसके कब्जे में है। ठीक है, संपत्ति को कब्जे में रखता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के आपराधिक कृत्य बताए गए थे और उनकी सजा भी बताई गई थी। अब देख लेते हैं इनका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण क्या है? देखिए, संदेह को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी वह विनिश्चय करेगा कि क्या इस धारा के अधीन या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाए। ठीक है, जो पुलिस अधीक्षक होता है उसकी पंक्ति का जो अनिम्न अधिकारी होता है वह यह निश्चय करेगा कि जो भी ये घटना है, ये जब भी यह कार्य किए जा रहे हैं, ये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अंदर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए। आतंकवाद वर्तमान समय की एक ज्वलंत समस्या है। पता है सबको भाई, आतंकवाद सबसे ज्वलंत समस्या है। आज संपूर्ण विश्व इस समस्या से ग्रस्त और त्रस्त है। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में इसे गंभीर अपराध मानते हुए सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब आपराधिक कृत्य विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 15 में निम्नांकित कृत्यों को आपराधिक कृत्य माना गया है। ठीक है, अब जो ऊपर बताया गया था आपराधिक कृत्य वो तो था BNS 2023 की धारा, ठीक है, की धारा के अंदर, की धारा 113 के अंदर। ठीक है, ठीक है, कि धारा 113 में बताया गया था। अब जो ये बताया गया ना आतंकवादी कृत्य, ये बताया गया है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 15 में। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं। देखिए, आपराधिक कृत्य जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, ठीक है, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को संतर्जित करने के आशय से जिसका उसे जिसका उसे करना संभाव्य है, भारत में या किसी विदेशी देश में लोगों में अथवा लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के आशय से जिसका आतंक फैलाया संभाव्य है, कोई कृत्य करता है तो वह आतंकवादी कृत्य कहलाता है। इसे क्या बताया गया है? जैसे बमों, डायनामाइट, अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अन्य घातक आयुधों, विषैली हानिप्रद गैसों या अन्य रसायनों का प्रयोग करके जोखिम पूर्वक प्रकृति के अन्य पदार्थों, चाहे वह जैविक हो, रेडियोधर्मी हो, नाभिकीय हो, अन्य प्रकार द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकृति के साधन द्वारा जो निम्न को कारित करेगा या कारित करना संभाव्य है तो वह आपराधिक कृत्य कहलाएगा। अब ठीक है, अब इसके परिणाम क्या होंगे? पहली बात क्या होगी, उसमें व्यक्ति या व्यक्ति की मृत्यु या अपहानियां होनी चाहिए, संपत्ति की हानि और क्षति, उसका विनाश होगा। ठीक है, अगर ये आतंकवादी कृत्य करेगा तो भारत में या किसी विदेशी देश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं प्रदाय और सेवाओं में विक्षोभ होगा। ठीक है, थर्ड ए, भारतीय कागजी मुद्रा, सिक्का, अन्य कोई दूसरे पदार्थ के उच्च स्तरीय कूटकरण के उत्पादन, तस्करी या परिचालन के द्वारा भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाना भी एक आतंकवादी कृत्य माना गया है। ठीक है, पांचवा, भारत में किसी विदेशी देश में किसी ऐसी संपत्ति की क्षति या विनाश जिसका प्रयोग भारत की प्रतिरक्षा के लिए या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उसके अभिकरणों में से किसी के अन्य किन्हीं परियोजनाओं के संबंध में उसका प्रयोग किया जाता
है या प्रयोग किया जाना आशायित है। ठीक है, ये सारे किस में आ गया, आतंकवादी कृत्य में आ गए। ठीक है, अब इसमें ख क्या हो गया, वो तो हो गया कै टाइप के अपराध से हो गया। अब ये ख टाइप के अपराध क्या हो गए, आपराधिक बल का प्रयोग करके आपराधिक बल को दिखाकर आतंकित करना। ठीक है, भाई बंदूक दिखा दी और बंदूक के दम पे कोई काम करवा रहे हैं तो वो हो गया आपराधिक बल। ठीक है, अथवा ऐसा करने का प्रयास करना या किसी लोक कृत्य कार्य के मृत्यु कार्य करना या किसी लोक कृत्य कार्य के मृत्यु कार्य करने का प्रयास करता है। ठीक है, जो ऊपर तो क्या दे रखा था, क्या भाग में दे रखा था भाई, वो आतंकवादी कृत्य हुए देश की सुरक्षा अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, मुद्रा को नुकसान पहुंचाएगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपराधिक बल के द्वारा लोक कृत्यकारी लोगों की हत्या करना या फिर जो लीडरशिप होते हैं, ठीक है, उनको डराना, उनको धमकाना। ठीक है, या फिर उनकी मृत्यु घात करने की संभावना होना। ठीक है, अब क्या आ गया, किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना। ठीक है, किसी को निरुद्ध करना, उसका व्यापरण करना तथा उसका अपहरण करना और उस व्यक्ति को जान से मार डालने। ठीक है, उसको जान से मार डालने, आहत करने की धमकी देना। ठीक है, या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी सरकार की सरकार, एक अंतर्राष्ट्रीय या अंतरशासकीय संस्था या कोई अन्य व्यक्ति किसी कृत्य को करने या करने से विचलित रहने के लिए विवश करने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है तो आतंकवादी कृत्य को कार्य करता है। ठीक है, अब देखो इसमें बोला गया है कि जान से मार डालने धमकी। मान लो कोई जो आतंकवादी बल क्या हो गया, मान लो किसी नेता को किडनैप कर लिया, किडनैप करने के बाद उसको जान से मारने की धमकी देते हैं और वो ये बोलते हैं आतंकवादी कि भाई हमारा कोई बंधु है जो जेल में बंद है, आप उसको रिहा करो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपराधिक बल हो गया। ठीक है, किसी जो प्राइम मिनिस्टर है या किसी कोई मिनिस्टर, उसके किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, उसको छुड़ाने के लिए उसके फिरौती मांगना या फिर कोई आपराधिक कृत्य करना, ये सब आतंकवादी कृत्य में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखिए स्पष्टीकरण क्या है, लोक कृत्य कार्य से तात्पर्य क्या है। देखो, संवैधानिक प्राधिकारियों और केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में लोक कृत्य कार्य के रूप में अधिसूचित किसी अन्य कृत्य कार्य से है। ठीक है, जो शासकीय राजपत्र होता है ना, उसमें जो लोक कृत्य कार्य रूप में अधिसूचित है ना, उनको बोला गया है। अब क्या है, उच्च स्तरीय कूटकृत भारतीय मुद्रा से तात्पर्य क्या है। देखिए, परीक्षण के पश्चात एक प्राधिकृत या अधिसूचित न्यायालयिक प्राधिकारी द्वारा कूटकृत मुद्रा को घोषित किया जाए कि ऐसी मुद्रा मूल सुरक्षा आकृति जैसे कि तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है से अनुकृति की गई या उसके सक्षम बनाई गई है। ठीक है, तो उसको चेक किया जाएगा प्राधिकारियों के द्वारा कि भाई जो मुद्रा बनाई गई है वो कूटकृत द्वारा बनाई गई है, वो कूटकृत द्वारा तो नहीं बनाई गई या कूटकृत द्वारा बनाने की आशायित तो नहीं है, संभावना तो नहीं है, तो उसकी न्यायालयिक अधिकारी के द्वारा, प्राधिकारी के द्वारा, उसकी अनुसूची 3 के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को आतंकवादी कार्य माना गया है। अब कौन कौन से, देखिए, भारत की एकता हो गई। ठीक है, भारत की एकता हो गई, अखंडता हो गई, एकता हो गई, अखंडता हो गई। ठीक है, सुरक्षा हो गई, संप्रभुता को क्षति पहुंचाने का कार्य हो गया, अर्थात भयभीत करने की आशीष, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, घातक आयुध, विषैली गैस, रसायन, अन्य संकटापन्न पदार्थों जैसे रेडियोधर्मी, नाभिकीय आदि का प्रयोग किया जाना, ये सब आतंकवादी कृत्य में माने जाते हैं। अब इनका प्रयोग करने के द्वारा क्या होगा, देखिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु का अर्थ होना संभावना है। ठीक है, उन्हें उपहत्या का अर्थ होगी, उपहत्या मतलब हर्ट होगी, उनको संपत्ति को नुकसान पहुंचाना होगा, उनका लक्ष्य है ये, संपत्ति का विनाश करना होगा। ठीक है, भारत में विदेशी समुदाय में आवश्यक पदार्थों या सेवाओं में विक्षोभ उत्पन्न करना होगा। विक्षोभ क्या हो गया, उनमें अस्त व्यस्त कर देना उनको। ठीक है, अस्त व्यस्त कर देना, विघटन कर देना उनका। ठीक है, प्रतिरक्षा के लिए प्रयुक्त की जाने वाली संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या क्षतिग्रस्त कर देना। मतलब प्रतिरक्षा मतलब किसी संपत्ति पर अपने हथियार रखे हैं, बम बारूद रखे हैं, गोली बारूद रखे हैं, ठीक है, उनको ध्वस्त कर देना। ठीक है, और आपराधिक बल का प्रयोग करके आतंकित करना या किसी मृत्यु को कारित करने या करने का किसी की मृत्यु कारित करना या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करना, ये भी आतंकवादी कृत्य में आ जाएंगे। ठीक, किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर देना, उसका व्यापरण करना, अपहरण कर देना और करने की धमकी देना। ठीक है, और फिर 5वां क्या आ गया, भारत सरकार या राज्य सरकार या विदेशी सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए विवश करना
या निवारित कर देना आदि सभी कार्य आतंकवादी कृत्य में आ जाते हैं। तो दोस्तों मित्रों, अपनी जो BNS 2023 की 5th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं आप सभी लोगों को। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अब नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन चाहिएगा, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आ जाऊंगा। उम्मीद है कि मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया और आपको समझ में भी आया होगा। अब आप दोबारा एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और फिर अपनी सीरीज़ को रिवाइज करिएगा। आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाएगी आसानी से। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी समय नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।